नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी माहौर। बुलेटिन में आज बात होगी बिहार चुनाव परिणाम की। बात करेंगे उपचुनाव में मिली हार जीत की। जानेंगे क्या है कांग्रेस का हाल। साथ ही बात होगी बंगाल में चुनाव की तैयारी की। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बढ़ती महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2020 में प्रधानमंत्री ने लिया हिस्सा। कहा, देश एससीओ में द्विपक्षीय मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं। ये एससीओ चार्टर के खिलाफ है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने 7 में से 6 सीट पर बनाई निर्णायक बढ़त। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन से सीएम योगी गदगद, बोले मोदी है तो मुमकिन है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने कई राज्यों की 29 परियोजनाओं को दी मंजूरी। 500 करोड़ से ज्यादा का होगा निवेश। 15,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी जानकारी। डिजिटल पेमेंट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, गैर डिजिटल भुगतान पर जोर न दे बैंक। और हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बढ़त पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 680 अंक और निफ्टी 170 अंक की बढ़त के साथ हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में किसका होगा राज तिलक, कौन बनेगा सत्ता का सरदार, ये सवाल लंबे समय से जनता के जहन में उठ रहा है। आज इन सवालों का जवाब देने के लिए सुबह से काउंटिंग सेंटर पर गिनती होती रही। इसी के साथ नेताओं की धड़कनें भी धड़कती रहीं। तो क्या रहा चुनावी हाल, कौन हुआ बेहाल, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की जनता अपने जनादेश को वोटिंग मशीनों में दर्ज कर चुकी है। अब समय है जनादेश की क्यारियों से नतीजों के फूल खिलने का। किसके हिस्से में खुशबू है और किसको मिलेंगे कांटे, इसके रुझान तो सामने आ चुके हैं, लेकिन तस्वीर अब भी धुंधली है। सुबह से आंकड़े आगे पीछे हो रहे हैं। शुरुआती रुझान में जहां पहले महागठबंधन को बढ़त मिली थी, वहीं दोपहर होते होते लंबे रेस के घोड़े की तरह आगे निकल गई। एनडीए के आंकड़े बहुमत के पार जाते दिखे। नेताओं ने जीत के दावे भी करने शुरू कर दिए। कोई नाचने लगा तो कोई मुंह मीठा कराने लगा। राज्य में लड्डू भी बंटने शुरू हो गए। लेकिन शाम होते होते एनडीए का मुंह कड़वा हो गया, क्योंकि आरजेडी कछुए की तरह इतनी तेजी से आगे निकली कि एनडीए को ही टक्कर दे दी। दोनों दलों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। कोई आगे रहा तो कोई पीछे रहा। जितनी तेजी से आंकड़ों ने बढ़ना और घटना शुरू किया, उतनी तेजी से ही नेताओं के दिल भी धड़कते गए। किसी को समझ नहीं आया कि खुशी मनाएं या फिर गम। सांसें थमी की थमी रह गईं। वहीं बीजेपी और आरजेडी में नंबर 1 की लड़ाई भी तेज हो गई। लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान एलजेपी को हुआ है। पार्टी ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया। चिराग नीतीश को रोक पाने में नाकामयाब हो गए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी हाशिए पर चली। पार्टी ने चुनाव तो ज्यादा सीटों पर लड़ा था, लेकिन वो उससे आधे पर भी नहीं पहुंच पाई। ये चुनाव वाकई कई मायनों में खास रहा। इसमें धीमी रही चुनाव की रफ्तार। तो अब तक साफ नहीं हो पाया कि किसकी बनेगी सरकार। बिहार चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में उपचुनाव हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा निगाहें मध्य प्रदेश चुनाव पर टिकी थीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज का सिंहासन डोल सकता था। तो ऐसे में बीजेपी यहां अपनी साख बचाने में कामयाब रही है। इसी के साथ क्या रहा बाकी राज्यों का हाल, रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के नेता ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच रहे हैं, खुशी के मारे झूम रहे हैं, नेताओं के चेहरे चमक रहे हैं। ये मौका ही इतना खास है क्योंकि आज सत्ता जो बची है, शिव की उम्मीद नहीं टूटी है। मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। इसी बहुमत के साथ शिवराज अब 3 साल तक सत्ता पर बरकरार रह सकते हैं। उनकी जीत के साथ बीजेपी की प्रतिष्ठा और उसका सम्मान भी बचा है। ठीक ऐसा ही प्रदर्शन उसने गुजरात में भी किया है। पार्टी ने यहां 8 की 8 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि कांग्रेस क्लीन स्वीप हुई है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का ही बोलबाला रहा है। यहां पार्टी ने जीत का छक्का लगाया है, जबकि अखिलेश की साइकिल पंचर हो गई है। मायावती का हाथी भी हाँफता नजर आया है। इसके अलावा बीजेपी को अन्य राज्यों में निराशा झेलनी पड़ी है। झारखंड में बीजेपी 2 में से 1 भी सीट हासिल नहीं कर पाई है। वहीं छत्तीसगढ़ भी उसे हार मिली है। सबसे ज्यादा किरकिरी हरियाणा में हुई है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं मिला। यही हाल रहा तो राज्य में बीजेपी की हालत पस्त हो जाएगी। वहीं कांग्रेस बढ़ती नजर आएगी। कांग्रेस ने झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी जीत हासिल की है। अब चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों को छोड़ पार्टी कहीं भी छाप नहीं छोड़ पाई।
मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस सत्ता में वापसी कर ही नहीं पाई। 10 राज्यों में हुए उपचुनाव उसके लिए संजीवनी साबित हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस केवल छत्तीसगढ़ और हरियाणा में अपनी लाज बचाने में कामयाब हो पाई। इसके अलावा हाथ को केवल हार मिली है। देश की राजनीति में कभी कांग्रेस की किस्मत चमका करती थी। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक डंका बजाने वाली कांग्रेस की आज हालत इतनी खराब हो चुकी है कि ना तो संसद पहुंच पा रही है और ना ही राज्यों में कमाल दिखा पा रही है। 2014 में मिली लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब तक पार्टी ज्यादा राज्यों में पंजा नहीं मार पाई है। देश के नक्शे पर जिस पार्टी की छाप होती थी, आज वो गायब होती जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव समेत 10 राज्यों में हुए चुनाव में भी कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। हाथ अपनी किस्मत में कामयाबी की लकीरों को उभारने में नाकाम साबित हुआ। केवल छत्तीसगढ़ और हरियाणा में ही पंजा जीत का परचम लहरा पाया है। इसके अलावा हर तरफ हार झेलनी पड़ी है। कांग्रेस की लचर हालत के बाद सवाल उठता है कि आखिर पार्टी अपना अस्तित्व क्यों नहीं बचा पा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी वजह कमजोर कार्यकर्ता हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव के वक्त में कार्यकर्ता अपनी मेहनत नहीं करते हैं, जिससे हाथ में सत्ता लग सके। यहाँ तक कि पार्टी में छिड़ी कलह भी हार की वजह बनती है। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि बगावत से पार्टी की नैया हर बार डूब जाती है। बिहार में कलह और कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस ने ही उसे हार के मुहाने पर लाकर खड़ा किया। दिग्गजों का मानना है कि बिहार में ज्यादा सीटों पर लड़ने की मांग की वजह से कांग्रेस अपने बूथ को मजबूत नहीं कर पाई है। पार्टी की कमजोर कड़ियों की वजह से ही आज उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। इस हार के बाद सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस कभी अपने स्वर्णिम काल में वापस लौट पाएगी? क्या हाथ को कभी जीत मिल पाएगी? जब जब चुनाव होता है तो ईवीएम में गड़बड़ी का शोर तो गूंजना लाजमी है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में भी सियासी दलों ने लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाने वाली ईवीएम को शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता उदित राज से लेकर पप्पू यादव ने ईवीएम पर जमकर सवाल उठाए हैं। राजनीति में ये हमेशा से देखा जाता रहा है कि जब कभी भी कोई उम्मीदवार जीतता है तो उसका श्रेय लेने के लिए हर कोई आगे रहता है, लेकिन जैसे ही हार मिलती है वैसे ही दोष किसी ना किसी के सिर मढ़ दिया जाता है। और जब से ईवीएम आई है तो हारने वाली पार्टी या फिर प्रत्याशी ईवीएम पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ते हैं। बिहार चुनाव में भी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने ईवीएम को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी जरूर की है। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने भी यही आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपग्रह की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती? हालांकि उदित राज के इस ट्वीट से उनकी अपनी पार्टी ही सहमत नजर नहीं आती। बिहार चुनाव के नतीजों को देखते हुए आरोपों का दौर तेज हो गया है, लेकिन अभी तक पूरे परिणाम नहीं आए हैं। अब देखना होगा कि कौन आगे रहता है और कौन पीछे। अब 2021 की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होना है, जिसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनाव से पहले जहां राजनीतिक दलों ने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है, तो वहीं अब चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और चुनाव को लेकर मंथन किया। बिहार चुनाव तो खत्म हो चुका है। अब तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। इसी के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और अब चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। चुनाव आयोग भी अपना ध्यान पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ा रहा है, क्योंकि जिस तरह से महामारी के दौर में बिहार में चुनाव कराया गया है, उसी आधार पर पश्चिम बंगाल में भी चुनाव कराया जाने की संभावना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने बीते सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई और आज दूसरे दिन जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की जाएगी। बैठक में सियासी दलों के साथ चुनाव पर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 3 दशक से पश्चिम बंगाल के सत्ता पर काबिज लेफ्ट को पूरी तरह से सफाया कर दिया था और तभी से ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं। अब जब 2021 में चुनाव होना है तो ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की कवायद में है। इसी कवायद में ममता के लिए सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी खड़ी कर सकती है, क्योंकि फिलहाल बीजेपी राज्य में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर जगह बना चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल करने के बाद बीजेपी अब मिशन 2021 पर जुट गई है।
दूसरी तरफ बंगाल की सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रहे लेफ्ट और कांग्रेस के सामने अपने वजूद को बचाए रखने की चुनौती है। ऐसे में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने इस बार के चुनाव में गठबंधन कर मैदान में उतरने का फैसला किया है। सीपीएम की सेंट्रल कमेटी की बैठक में इस बात की मुहर भी लग चुकी है। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए चुनौती भरा काम है। वैसे चुनौती तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडेन के सामने भी है। भले ही जो बाइडेन की ट्रंप से चुनावी लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन अब उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर नई लड़ाई लड़नी होगी और भी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या है बाइडेन के सामने चुनौतियां, रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी चुनाव जीत चुके जो बाइडेन के सामने कई सारी चुनौतियां भी हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद अब बाइडेन के सामने 6 बड़ी चुनौतियां होंगी, जिनमें से सबसे पहली बड़ी चुनौती होगी महामारी से निपटने की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका की जनता की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह महामारी के बढ़ते मामले रहे हैं। अब बाइडेन को हालात काबू करके खुद को साबित करना होगा। इसके बाद बेरोजगारी भी बड़ी समस्या है। महामारी के दौरान अमेरिका में बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए हैं। बेरोजगारी के कारण अमेरिका में कई लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। उन्हें रोजगार देना बाइडेन के लिए बड़ा काम होगा। साथ ही अमेरिका को रूढ़िवादिता से बचाने के लिए भी बाइडेन क्या करेंगे, ये भी एक चुनौती होगी। दूसरी तरफ इन सभी चुनौतियों के बाद परेशानी का सबब मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बने हुए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस खाली करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका के 244 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब कभी किसी राष्ट्रपति ने चुनाव हारने के बाद व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार कर दिया है। कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता में बदलाव अमेरिकी लोकतंत्र की खूबी रही है, लेकिन इस बार तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ऐसे में ट्रंप के हार ना मानने के अड़ियल रवैये से निपटना बाइडेन के लिए बड़ी चुनौती होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती महंगाई की। महामारी के दौर में देश के हालात ठीक नहीं है। अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से गर्त में चली गई है। गिरती इकोनॉमी के कारण पहले ही देश की जनता का हाल बेहाल है। अब बढ़ती महंगाई भी जेब ढीली कर रही है। ऐसे में बढ़ती महंगाई के पीछे आखिर क्या कारण है, रिपोर्ट देखिए। महंगाई लगातार आसमान छू रही है। इन दिनों आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। टमाटर तो अक्सर लाल होता है, लेकिन अब तक शायद ही कभी आलू की कीमतें 50 रुपए के पार पहुंची हो। लेकिन इस बार प्याज के साथ आलू भी प्रतियोगिता करते नजर आ रहा है, जो कि हैरत करने वाली बात है। महामारी के कारण जब पूर्णबंदी लगाई गई तो सब्जियों की कीमतें बिल्कुल गिर गई थी। हालात ये हो गए थे कि गांव हो या शहर, सब्जियां बेहद सस्ती कीमतों पर मिलने लगी थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही पूर्णबंदी में ढील दी गई तो सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे, जबकि महाबंदी में ढिलाई मिलने के बाद सब्जियों की कीमतें कम होनी चाहिए थी या कम से कम उन्हें पहले की तरह ही होना चाहिए था। इसके बाद तर्क दिया जा रहा है कि महंगाई की वजह कृषि कानूनों में बदलाव है, यानी केंद्र सरकार जो कृषि कानून लेकर आई है वो विफल साबित हुआ है। महंगाई का एक कारण कहीं न कहीं जमाखोरी भी हो सकता है, लेकिन आलू की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह बारिश है। दरअसल आलू का सबसे प्रमुख उत्पादक उत्तर प्रदेश है। इस साल पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाते मानसून में काफी बारिश हुई, जिसके कारण अभी तक आलू की नई फसल की बुआई शुरू नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि आलू की बढ़ती कीमतों के लिए पिछले साल की तुलना में 10 लाख टन कम पैदावार का भी एक तर्क दिया जा रहा है, जबकि आलू का बड़ा हिस्सा थाईलैंड के रास्ते दक्षिण पूर्वी एशिया तक निर्यात होता है। तो जाहिर है कि निर्यात ज्यादा पैदावार का होता है। वैसे कीमतें बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान जमाखोरों का होता है, जिस पर निगरानी रखना जरूरी है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।